हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखो, केमिस्ट्री मेरी तो फेवरेट है ना। और मुझे तो ये सभी अच्छी ही लगेंगी। बट आपको एक बात बता दूं कि क्या पढ़कर आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, राइट। तो देखो, केमिस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक है आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। इसके अंदर आपको क्वांटम संख्या बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। क्वांटम संख्या से सवाल आते हैं। क्वांटम संख्या वही है जिसमें एन होता है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एल होता है, ठीक है। याद आ रहा है? कुछ धुंधला धुंधला अगर पढ़ रखा है तो याद आएगा ही आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वो जमाने गए जब आपको ये पूछ लिया जाता था किसने खोज की, क्या की, बाकी आपको बताया मूड पे डिपेंड है। आई थिंक एनसीईआरटी में तो एक टेबल दे रखी है, उसी के अंदर सब कुछ बता दिया कि किस पे कितना चार्ज होता है, किसका किसका मास कितना मास है और किसकी खोज किसने की है, राइट। तो क्वांटम संख्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पाउली का और ऑफबो का सेट प्रिंसिपल क्या है। ये एक एक दो दो लाइन के हैं यार। आपको बस वो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हो ना, जिसके अंदर आप ये डब्बों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरोगे, है ना। तो आपको ये भरने आने चाहिए। अगर आपको ये भरने आते हैं तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसमें यही चीज़ बताइए कि पहले हाफ फिल भरो, हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद में ही ये फुल फिल्ड होंगे, या फिर जैसे सिंगल सिंगल हो जाएंगे सारे बॉक्स में तब भी डबल होंगे। तो यही चीज़ें बताई गई हैं आपको। बाकी एस पी डी एफ कक्षकों की आकृति, तो ये तो बहुत छोटी छोटी सी और टॉपिक है यार। कि एस राउंड शेप का होता है, पी जो होता है वो डम्बलाकार होता है, डी जो होता है वो डबल डम्बलाकार होता है, और एफ के अंदर तो 6 लोब होते हैं आई थिंक। तो और एफ के बारे में कोई भी नहीं पूछेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी ऑर्बिटल। कि डी ऑर्बिटल के अंदर है, याद है आपको, डी जेड स्क्वायर की मतलब शेप कैसी होती है। बाई चांस आपको ये देके पूछ ले ये कौन सा ऑर्बिटल है तो डी जेड स्क्वायर। अरे आते हैं ऐसे सवाल, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हुंड का नियम हो गया, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अब जैसे आधुनिक आवर्त सारणी है, अगर किसी को अच्छे से टेबल आती है ना तो भी उसका सवाल 100% करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि यहाँ से कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। बाकी आपको पता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो हर किसी को पता होता है। FON तो बचपन से याद करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ही होती है। तो वही चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि कुछ कुछ टॉपिक है जो केमिस्ट्री में वाकई में नंबर भी दिलाएंगे और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो आपको ये करना ही है। और मैं आपको यही बोलूँगी कम से कम बायो और केमिस्ट्री तो बिल्कुल मत छोड़ो यार। अगर फिजिक्स में दिक्कत है आप केमिस्ट्री स्किप कर, मतलब बायो फिजिक्स स्किप कर रहे हो ठीक है, बट दो तो सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो आप बायो को थोड़ा बहुत हल्के में ले सकते हो। बट आप तीनों में से दो सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेने की गलती मत करना। आप एक को ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा SMP ब्लॉक के अंदर, अब ये देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बात इसमें ये है कि आपको S ब्लॉक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा और P ब्लॉक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये एक टॉपिक कंप्लीट होगा, राइट। तो इसमें बेटर यही है कि आप पहले फर्स्ट टॉपिक करना पीरियोडिक वाला। इसके अलावा अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो ना, तो आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि पहले इसको पढ़ना, उसी हिसाब से आप अपना पहले रिवीजन कर सकते हो। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतने बड़े हो गए, MSc तक कर लिया, MSc के बाद में और पढ़ लिया, पर केमिस्ट्री में यहाँ से सवाल आना कभी बंद ही नहीं होते। अब जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम लोगों को टफ पड़ता है ना, तो इसके अंदर लास्ट आता है प्रिंसिपल। ये तो भाई छोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे हलवा टॉपिक है ना। एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आयनिक साम्य के अंदर pH वैल्यू बहुत पूछ ली जाती है, और H+ की कंसनट्रेशन भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कॉमन आयन इफेक्ट ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे यार, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा एसिड बेस टाइट्रेशन, अगर आपने हल्की फुल्की भी, इसके अंदर क्या है ना, इंडिकेटर पूछ लेते हैं। जैसे आपने अगर कभी लैब में काम किया तो आपको पता होगा ना, वहाँ पे आप जो फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर है वो यूज़ में आता है, या फिर मेथिल ऑरेंज भी आता है। तो कहाँ कौन सा इंडिकेटर और कहाँ किसका अनुपापन किस टाइप का, तो यहाँ से थ्योरी टाइप सवाल भी। और हाँ, केमिस्ट्री अगर किसी की अच्छी है ना, कसम से आप ना, अगर केमिस्ट्री के 30 सवाल आते हैं ना, क्योंकि इस बार जनरल साइंस भी तो आनी है ना, तो 30 सवाल भी अगर आप मानो, अगर 30 सवाल भी आते हैं ना, तो केमिस्ट्री अगर अच्छी है तो आप 29 किया 30 के 30 भी सवाल कर सकते हो। क्योंकि इसमें ना कोई इतने न्यूमेरिकल आने, ना कुछ स्टेटमेंट आने, थोड़ा कॉन्सेप्ट आना है। क्योंकि जैसे कि pH वैल्यू है, तो pH के अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप बना सकते हैं, है ना। अब गैसेस स्टेट है, तो गैसेस स्टेट में बॉयल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होना ही चाहिए। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, आइडियल गैस इक्वेशन,
या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी ठीक है। तो ये आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि केमिस्ट्री को छोड़ के चले जाओ। अरे क्यों छोड़ के चले जाओ? आई नो कुछ कुछ को केमिस्ट्री से डर लगता है, बट नहीं, केमिस्ट्री तो करनी है। आप सभी छोड़ के चले जाओ तो एक काम करो, फिर पेपर भी मत देने जाओ, ठीक है। अब देखो, अब लिक्विड स्टेट के बहुत बच्चों को ऐसा है कि इसका मटेरियल अच्छे से मिल ही नहीं रहा। ओरिएंट गाइड में भी 4 पन्ने लिख के उसमें गैसेस स्टेट और लिक्विड एक साथ ही दे दिया। तो बात ऐसी है बेटा कि अगर कोई किसी के पास सॉल्यूशन के अच्छे खासे नोट्स हैं तो सॉल्यूशन के अंदर भी लिक्विड स्टेट के बारे में अच्छे से बता दिया जाता है। तो अगर आपने को लिक्विड स्टेट का मटेरियल नहीं मिल रहा तो 2-4 पन्ने मिल रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो सॉलिड स्टेट से ही बनते हैं, मतलब जो काफ़ी होते हैं। और बाकी आप लिक्विड स्टेट के नहीं मिल रहे तो आप ऐसे टेंशन में मत आओ कि मैं लिक्विड स्टेट कहाँ से करूँ। बेटर है आप थोड़ा सा टाइम दो, है ना, और सॉल्यूशन कर लो, क्योंकि आपके आई थिंक विलियन वाला भी दे रखा है। और इसके अंदर अगर आपके पास है तो सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप वाष्प दाब, वेपर प्रेशर के बारे में भी देखना, ठीक है। और सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट तो मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, है ना। वही इमेजिन करना है, क्यूब्स ही क्यूब्स बनाने, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक एटम। आपको पता होगा ना, BCC, SCC, ECC सब पढ़ रखा होगा आपने तो अब तक। FCC वाला वही फल के ऊपर भी होता है और बॉडी सेंटर्ड वाला होता ही है। तो बेटर ये है कि ठोस अवस्था के अंदर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, यूनिट सेल के बारे में, कौन सी SCC है, कौन सी FCC है, कौन सी BCC है, और कौन सी यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम लग रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे एक एक एटम होते हैं, तो इसका पार्ट, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे कोई एटम है तो इसका इस एक क्यूब के अंदर तो 1/8 ही पार्ट आता है ना। अगर किसी ने सॉलिड 8 पढ़ रखा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी रामायण बोल रही हूँ। तो ये 1/8 मिल के ये कितने, तो इसी वजह से तो आप BCC में 2 ही निकालते हो, क्योंकि BCC में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं एटम या फिर सेंटर में होते हैं। तो जो सेंटर में एटम है वो तो पूरा का पूरा एटम इसी क्यूब में है, राइट। और जो आपके कॉर्नर पे एटम दे रखे हैं उसका 1/8 पार्ट ही एक क्यूब के अंदर आते हैं। तो 1/8 इंटू ये कितने कोने हुए, 8 हुए ना, तो 1/8 इंटू 8 करते हैं तो यहाँ से 1 आता है, और एक 1 इस बॉडी सेंटर्ड में होने की वजह से 1। तो BCC पूरे दो एटम से ही मिलकर बना होता है। तो ऐसे करके FCC के बारे में, और फिर कितना इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि कितना, मतलब 66% या 33% कौन सी यूनिट का, ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर पढ़ोगे आप, यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स, ठीक है। इसके अलावा ये पैकिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है ना तो बेटा वो डेंसिटी के फॉर्मूले पे आता है। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला जरूर याद किया होगा। इसके अलावा आपको ये जो फ्रैंकल और शॉर्टकी है, पिछली बार भी यहाँ से सवाल आया है। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो स्टेटमेंट वाइज ही बनता है, तो आपको ये भी देखना ही है। और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लिक्विड स्टेट का अच्छा खासा मटेरियल नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करके जाओ। तो इसके अंदर आपको मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, है ना, मोललता। अब देखो मोलरता और मोललता में तो मोस्टली मुझे आज भी याद है, एक ही सवाल आता था टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये आगे है क्या चीज़, राइट। इसके अंदर आपको इसके अलावा राउल्ट्स लॉ के बारे में तो पता ही होना चाहिए, आदर्श से अनादर्श विलय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, एक जैसे कोई भी विलयन दे रखा है उसके अंदर दूसरा और मिला दिया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन होता था। और इसमें तो आई थिंक कर्व भी बनते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हो। इसके अलावा जो 9 नंबर का पॉइंट है, तो बात ऐसी है कि अगर आपको इसका मटेरियल नहीं मिल रहा ना तो आप ये मत सोचना कि मैं एक काम करता हूँ कहीं से भी इन सबको पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये देखो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मिलेगा, है ना। और ये जैसे कि अनुनाद वगैरह, ये सब बेसिकली बात ऐसी है कि ये सिर्फ GOC का पार्ट है। तो अगर किसी के पास नोट्स है तो ठीक है, वरना GOC के नोट्स मैंने ग्रुप में भी डाले थे, आप उनको पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा काम। इसमें आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, नामकरण करना, है ना। वही सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनो, फिर वहाँ से ब्रांच नंबर स्टार्ट करो जहाँ से ब्रांचिंग होती है, ये वो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर अभिक्रियाओं के प्रकार में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए आपको क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अदरवाइज अगर नहीं है ना तो ये वाला टॉपिक और जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक है ना, आप प्लेलिस्ट चेक करना, केमिस्ट्री फॉर लैब असिस्टेंट, इसी चैनल पे आपको ये काफ़ी अच्छे से करवाया है और उतना इनफ है। अगर आपको नहीं पढ़ना, आपके पास मैटर नहीं है, एक बार वो वीडियोज़ देख लेना, ज़्यादा नहीं है, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है।
अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरिक इफेक्ट का क्या रोल है। यहाँ से ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट बताओ, यहाँ से एसिडिटी पूछ लिया आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि -I किसका है, +I किसका है, ठीक है। कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और कौन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होता है। उसके बाद में आई थिंक हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है, और मीजोमेरिक और रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक वाले कंपाउंड। तो ऐसे की कंपेरिजन आना चाहिए। बाई चांस आपको कार्बोकेटाइंस दे दिए 3-4 और पूछ लिया कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको पता है कि CH3 का जो इफेक्ट होता है वो +I है, तो जितना ज़्यादा CH3 लगे होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा ना। इसके अलावा समाव्यवस्था, यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है कि निम्न में ऑप्टिकल समाव्यवस्था ये कौन सी समाव्यवस्था है। अगर किसी ने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये आपको पता होगा, आपको उसमें टॉपिक डिटेल में करवाया जाता है। बट अगर नहीं भी पढ़ी तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसके अंदर टॉटोमेरेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉटोमेरेज में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कीटो इनोल समाव्यवस्था वाली बात हो रही है यहाँ पे, जिसके अंदर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टॉटोमेरेज के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा लगता है टॉपिक बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर एल्केन एल्काइन सब दे दिए। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, अदरवाइज आप हाइड्रोकार्बन स्किप कर रहे हो तो एक बार के लिए तो अगर टाइम है तो देखना चाहिए, अगर फिर भी करना है तो आप छोड़ सकते हो। बट इसके अंदर आपको सब पता होना चाहिए यार, एल्केन एल्काइन के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, एरिन के बारे में भी। बट अगर आप पूरा नहीं करना तो कम से कम एल्केन और एल्किन तो कर लो, और एल्काइन कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है। आते हैं, अब आप बोलोगे मैम एरिन बच गया, उसको क्यों छोड़ना, फिर उसको भी कर ही लेते हैं, तो करना है तो कर लो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है। बट इसके अंदर अगर आप करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि इनको किससे बनाया जा रहा है, मतलब जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है आपको वो तो याद करनी ही है। क्योंकि क्या होगा ना, एग्जाम में आपको रिएक्शन देके ही अधूरी, जैसे यहाँ से यहाँ पे 2 रिएक्टेंट दे दिए और आपको पूछ लिया यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अगर आपको पता होगा कि कौन सी रिएक्शन है तभी आप कर पाओगे ना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आपको पता है कि इनकी रिएक्शंस ही बताई जाएंगी कि एल्केन किस तरह की रिएक्शन देता है, या एल्किन कैसे देता है, या एल्काइन कैसे देता है। तो आप इनका जनरल कंपैरिजन भी पढ़ सकते हो कि एल्केन क्या है, एल्किन क्या, एल्काइन क्या है। जैसे एल्केन के अंदर आप सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, किसका बॉन्ड एंगल कितना है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कभी कंपेरिजन भी करवा लेते हैं। तो ये बहुत छोटू सा केमिस्ट्री का सिलेबस है। अब आप बोलोगे मैम आपको तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो वो होता है ना कि एक चीज़ पढ़ते पढ़ते एक होता है कि अपनी 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 वाली फीलिंग्स आती है। तो मैंने केमिस्ट्री का पूरा पढ़ाने का वाकई में सोचा भी था, बट उस टाइम स्टूडेंट्स थे नहीं, और अब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेटर है आपको जितना भी बताया आपके कोई ना कोई काम आई होगी ये चीज़ें, जो नॉलेज है जो भी है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, आई थिंक इससे अच्छा बहुत अच्छे से एक एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया है ना। क्योंकि मैं सोच रही थी टाइम मिलने पर आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी, और अभी 1 महीना है। अगर आप एंड टाइम पे भी सुधर जाते हो ना, तो कसम से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उसके पीछे एक ही रीज़न आपको पता होगा, बहुत से लोग 6-7 महीनों से पढ़ते हैं, एंड में आते आते हालत ख़राब हो जाती है, तो नहीं कर पाते वो उतना अच्छा। बट एंड में जिसने, क्योंकि एंड में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, राइट। आपको दिन भर टेंशन रहेगी, होगा नहीं होगा, पढ़ लिया बहुत है, नहीं है, ये मटेरियल पढ़ूँ, मेरा दोस्त तो वो पढ़ रहा है, मेरी बुक तो यार ये ऐसी है, इसके वाली ज़्यादा अच्छी है, ये वाली भी देख लेता हूँ, वो वाली भी देख लेता हूँ। अरे अपने स्टडी मटेरियल पर भरोसा रखो अपना। आपने अगर 5-6 महीने उसको पढ़ा है तो यार कुछ सोच के ही पढ़ा होगा ना। अगर आपका स्टडी मटेरियल इतना ही वाहियात था तो आप एक बात सोचो, अब तक क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे। तो फिर अभी सोते रहो, एग्ज़ाम के बाद उठ जाना, ठीक है, क्योंकि वही स्टडी मटेरियल आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।